हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम लोग थे लेसन 6 पूर्वी सीमांत असम। हम लोगों ने डिस्कस किया था पेज नंबर 41 तक। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेज 42 से। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने अपने बुक्स निकालिए और आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चाउल, जूट, ईख, मकई, तंबाकू, कपास, राई और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो असम की मुख्य फसलें क्या बोला है लेखक ने? चाउल, जूट, ईख, मकई, तंबाकू, कपास, राई और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अनानास, आड़ू, केले, नारंगी, आलू और सुपारी भी यहाँ खूब है। सिल्क, मूंगा और अंडी, रसम यहाँ की विशेषताएं है। तो यह की विशेषताएं क्या है? सिल्क, मूंगा और अंडी, रसम यहाँ की विशेषताएं है। और चीनी, तेल और चावल की मिलें, सीमेंट, दियासलाई और कागज़ बनाने की कारखाने भी यहाँ पर है। यहाँ पर और क्या है? चीनी, तेल और चावल की मिलें है, सीमेंट बनाने की, दियासलाई बनाने की, कागज़ बनाने की कारखाने भी यहाँ पर है। ग्रामोद्योग की दृष्टि से यह प्रदेश बहुत संपन्न है। तो क्या कहा है? ग्रामोद्योग मतलब ग्रामीण उद्योग, विलेज इंडस्ट्री की दृष्टि से यह प्रदेश बहुत संपन्न है। चादरें, थैले, टोकरियाँ, पंखे और टोप इत्यादि अनेक कलापूर्ण वस्तुएं यहाँ तैयार होती है। हथकरघा, हाथीदांत, तार के पट्टे, बांस और बेत के काम तथा मधुमक्खी पालने में भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। तो क्या है? मधुमक्खी पालने में भी यहाँ काफ़ी लोग लगे हुए हैं। और हथकरघा, हाथीदांत, तार के पत्ते, बांस और बेत के काम यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब इन सब वस्तुएं यहाँ पर बनाए जाते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट गुवाहाटी के आसपास के प्रदेश को प्रकाश देता है। गुवाहाटी के आसपास के प्रदेश को कौन प्रकाश देता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न अब बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ कोई ऐसे सुरक्षित वन प्रदेश है जहाँ वन्य पशुओं की रक्षा की जाती है। गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पर काजीरंगा में एक अत्यंत सुंदर पशु विहार है। तो क्या कहा है? असम प्रदेश में वन्य पशुओं की रक्षा की जाती है। और गुवाहाटी से 200 किलोमीटर दूरी पर काजीरंगा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो काजीरंगा एक अत्यंत सुंदर पशु विहार है। यो 440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। काजीरंगा 440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें एक सींग वाले गेंडे, हाथी, फैसे, सुअर, चीते, रीछ और हिरन तथा नाना प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। भूटान की सीमा के पास कामरूप जिले में मानस नाम का एक और भी सुंदर पशु विहार है। तो क्या कहा है? काजीरंगा में क्या क्या मिलते हैं? एक सींग वाले गेंडे। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए ही हमारा असम प्रदेश पूरे जग में विख्यात है। एक सींग वाले गेंडे असम में ही मिलते हैं, इसलिए पूरे पृथ्वी में एक सींग वाले गेंडे के लिए हमारा प्रदेश विख्यात है। और क्या क्या मिलती है? हाथी, भैंस, सूअर आदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु काजीरंगा में मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। और भूटान की सीमा के पास कामरूप जिले में भूटान की सीमा के पास
कामरूप जिले में मानस नाम का और एक पशु विहार है, मानस अभयारण्य। कहा जाता है कि प्रागज्योतिष की स्थापना राजा राम के वंशजों ने की थी। आर्य के बाद मुगलों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। तो प्रागज्योतिष की स्थापना राजा राम के वंशज ने की थी कहा जाता है, और आर्यों के बाद मुगलों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। नरकासुर इसी जाति का राजा था। मंगोलों ने इस प्रदेश पर अधिकार किया। अच्छा, तो नरकासुर इस जाति का राजा था। पुराणों में इसे भगवान विष्णु और धरती का बेटा बताया गया है। पुराणों में क्या बताया गया है? नरकासुर को विष्णु और धरती का बेटा बताया गया है। इसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे मार डाला था। और नरकासुर ने क्या किया था? प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे और इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे मार डाला था। इसका पुत्र भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। और नरकासुर का पुत्र कौन था? भगदत्त। तो भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ा था। इसकी सेना में किरात और सिनी आदि थे। तो भगदत्त की सेना में किरात और सिनी आदि लोग भी शामिल थे। युद्ध से पहले अर्जुन भी इस ओर आया था। अपने मणिपुर और नाग प्रदेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। उसने मणिपुर और नाग प्रदेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। तो युद्ध से पहले अर्जुन भी असम प्रदेश में आया था। मतलब क्या कहा है लेखक ने? महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी असम प्रदेश आया था और किससे विवाह किया था? मणिपुर और नाग प्रदेश की राजकुमारी से विवाह किया था। ऐतिहासिक युग में इस प्रदेश की चर्चा गुप्त सम्राटों के समय में ही आती है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में असम का उल्लेख है। तो ऐतिहासिक युग में इस हमारे असम प्रदेश का चर्चा गुप्त सम्राटों के समय में ही आती है और समुद्रगुप्तों की प्रशस्ति में असम प्रदेश का नाम भी उल्लेख है। उस समय इस प्रदेश का राजा समुद्रवर्मा सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। गुप्त वंश के किसी राजा मिहिरसेन गुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा को युद्ध में हरा दिया था। तो क्या कहा है? उस समय मतलब समुद्रगुप्त के टाइम में क्या हुआ था? इस प्रदेश का राजा कौन था? समुद्रवर्मा, और सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। और गुप्त वंश के किसी राजा मिहिरसेन गुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा को युद्ध में हरा दिया था। इस वंश में भास्कर वर्मा सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? भास्कर वर्मा। वो हर्ष का समकालीन था। वो हर्षवर्धन का समकालीन मतलब एक ही समय का था। समकालीन का मतलब है एक ही समय। सिनी यात्री ह्वेनसांग इसी समय यहाँ आया था। और सिनी यात्री ह्वेनसांग उसी समय यह आया था। उसने इस प्रदेश के बारे में लिखा है। तो ह्वेनसांग ने असम प्रदेश के बारे में क्या लिखा है? यहाँ की भूमि उर्वरा है, जलवायु आर्द्र और उष्ण है, नहरें सदा बहती रहती है, यहाँ के निवासी सरल और सच्चे हैं, वे देवी की पूजा करते हैं, यहाँ अनेक देव मंदिर और संप्रदाय है। तो ह्वेनसांग ने क्या लिखा था असम के बारे में? वो लिखा था कि यहाँ के माटी बहुत भूमि उर्वरा है और मतलब खेती के उपयोगी है, और जलवायु आर्द्र और उष्ण है, नहरें सदा बहती रहती है मतलब नहरें सदा बहती रहती है, और यहाँ के निवासी सरल और सच्चे हैं और देवी की पूजा करते हैं, और यहाँ पे अनेक देव मंदिर और संप्रदाय है। इसके बाद अनेक राजवंश आए और गए।
इसके बाद अनेक राजवंश आए और गए। तो स्टूडेंट्स आप लोग अभी आइए 43 पेज में। इसके बाद अनेक राजवंश आए और गए। कोश वंश के शासकों के समय वैष्णव कला और संस्कृति का यहाँ बहुत प्रसार हुआ। और कोश वंश के शासकों के समय वैष्णव कला और संस्कृति का यहाँ बहुत प्रसार हुआ। इन्होंने अहोमों को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन कुछ ही समय में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। ये अहोम लोग शान जाति के थे और पाटकाई दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र की घाटी से आए थे। इनके नरेशों में एक जयध्वज सिंह था जिसने मीरजुल्मा को हरा दिया था। और क्या कहा है, कोश वंश के शासकों के समय वैष्णव और कला और संस्कृति का बहुत प्रसार हुआ और कोश लोगों ने अहोमों को आगे बढ़ने से रोका था, लेकिन कुछ ही समय में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, मतलब अहोमों की शक्ति बहुत बढ़ गई। और ये अहोम लोग शान जाति के थे। तो पाटकाई के दर्रे से होकर ये लोग ब्रह्मपुत्र की घाटी से आए थे। और इनके नरेशों में एक क्या नाम था, नरेशों का नाम जयध्वज सिंह था जिसने मीरजुमला को हरा दिया था। लेकिन औरंगजेब के प्रतिनिधि आमेर के राजा राम सिंह को हराने का श्रेय प्रसिद्ध सेनापति लासित बरफुकन को है। लेकिन औरंगजेब के प्रतिनिधि आमेर के राजा राम सिंह को हराने का श्रेय प्रसिद्ध सेनापति लासित बरफुकन को है। लासित बरफुकन के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा स्टूडेंट्स। तो क्या कहा है, राम सिंह को हराने का श्रेय प्रसिद्ध सेनापति लासित बरफुकन है। 17वीं सदी में राजा गदाधर सिंह और रानी जयमती की कहानी प्रसिद्ध है। और राजा गदाधर सिंह और जयमती की कहानी प्रसिद्ध है, मतलब ये कहानी भी आप लोगों ने सुना होगा, जयमती और राजा गदाधर सिंह की। रानी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन शत्रु को राजा का पता नहीं बताया। यो शत्रु उनका अपना सेनानायक था जो राजा को गद्दी से उतरकर स्वयं लोरा राजा के नाम से शासक बन गया था। अतः मैं गदाधर सिंह ने उसे हरा दिया, पर तब तक रानी मर चुकी थी। तो यहाँ पर जयमती और गदाधर सिंह की बात कही है लेखक ने। क्या कहा है, रानी ने मरना स्वीकार किया था, लेकिन शत्रु को राजा का पता नहीं बताया था। और यो शत्रु उनका अपना ही था, मतलब अपना सेनानायक था जो राजा को गद्दी से हटाना चाहता था और स्वयं लोरा राजा बन के शासक बन गया था। अतः में गदाधर सिंह ने उसे हरा दिया। अंत में क्या हुआ, गदाधर सिंह ने उसे हरा दिया, लेकिन तब तक जयमती मर चुकी थी, रानी जयमती मर चुकी थी। इन्हीं के पुत्र थे रुद्र सिंह, और गदाधर सिंह और रानी जयमती के पुत्र थे रुद्र सिंह। इनका अहोम नाम सुकाफा था, इनका अहोम नाम था सुकाफा। इनके समय में अहोम पूरे हिंदू बन गए और रुद्र सिंह के समय में ही सारे अहोम लोग हिंदू बन गए। इन्होंने अपनी माँ की स्मृति में जयसागर बनवाया और अपने माँ की स्मृति में जयसागर बनवाया जो अभी शिवसागर में है। ये कवि भी थे, लेकिन इनके बाद अहोम लोग आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। और राजा रुद्र सिंह कवि भी थे, लेकिन बाद में अहोम लोगों ने अपने ही बीच में लड़कर ख़त्म हो गया। मुसलमान बादशाह यहाँ के लोगों को लुटेरे समझते थे। मुसलमान बादशाह यहाँ के लोगों को लुटेरे समझते थे जो समुद्र प्रदेश को लूटकर लौट जाते थे। कुछ दिन इस प्रदेश पर बर्मा का अधिकार भी था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। तो मुसलमान बादशाह यहाँ के लोगों को क्या समझते थे, लुटेरे समझते थे जो समुद्र प्रदेश को लूटकर लौट जाते थे। और कुछ दिन इस प्रदेश पर किसने अधिकार किया था, बर्मा ने भी कुछ दिन इस प्रदेश पर अधिकार
किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंग्रज ने असम प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद जैसा कि शेष भारत में हुआ, यह भी स्वाधीनता के लिए तड़प पैदा हुई और इसके बाद कैसा हुआ, जैसे सारे भारतवर्ष में स्वाधीनता के आंदोलन फैल गए, असम में भी स्वाधीनता के लिए तड़प पैदा हुई और असम के लोग भी स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। सन 1957 के स्वाधीनता संग्राम में, तो स्टूडेंट्स आप आइए पेज 44। यहाँ के पियोली बरफुकन जैसे व्यक्तियों ने ब्रिटिश शक्ति को चुनौती दी। तो 1957 में क्या हुआ था, असम के पियोली बरफुकन जैसे व्यक्तियों ने ब्रिटिश शक्ति को चुनौती दी थी, मतलब ब्रिटिश की विरोधिता की थी और मनीराम देवान और महेश चंद्र बरुआ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और मनीराम देवान और महेश चंद्र बरुआ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। मतलब स्वाधीनता आंदोलन में मनीराम देवान और महेश चंद्र बरुआ को इंग्रज ने फांसी दे दिया, फांसी की सज़ा सुना दिया था और फांसी दे दी थी। इन लोगों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने जितनी शक्ति खर्च की, उतनी पठान कबीलों को अधीन रखने के लिए भी नहीं की थी। तो क्या कहा था लेखक ने, असम के इस स्वाधीनता संग्रामियों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने जितनी शक्ति खर्च की थी, उतनी शक्ति पठान कबीलों को अधीन में रखने के लिए भी नहीं की थी। तो गांधी युग में तरुणराम फुकन, नवीन चंद्र बरदलोई, गोपीनाथ बरदलोई आदि नेताओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और गांधी जी के समय में, जब गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन में लगे हुए थे, तब तरुणराम फुकन, नवीन चंद्र बरदलोई, गोपीनाथ बरदलोई आदि असम के नेताओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा। पुरुषों के साथ साथ कनकलता जैसी युवतियाँ भी अपने प्राणों की बलि देने से नहीं चुकी और सन 1942 के जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब ये प्रदेश भी, असम प्रदेश भी इस आंदोलन में कूद पड़े और साथ ही पुरुषों के साथ युवतियों भी इस आंदोलन में कूद पड़े और कनकलता जैसी युवतियाँ प्राणों की बलिदान भी दिए थे। असमिया साहित्य का उदय 13वीं सदी में हेम सरस्वती के प्रहलाद चरित्र से माना जाता है और हमारे असमिया साहित्यों का उदय मतलब शुरुआत 13वीं सदी में हेम सरस्वती के द्वारा रचित प्रहलाद चरित्र से माना जाता है। 14वीं सदी में माधव कंडली ने रामायण का अनुवाद किया था और 14वीं सदी में माधव कंडली ने रामायण का अनुवाद किया था। उनकी रचना देवजित असमिया की पहली महान कृति है और माधव कंडली की रचना देवजित असमिया की पहली महान कृति है। लेकिन इस साहित्य को सही दिशा दी 15वीं सदी में महापुरुष शंकरदेव ने। लेकिन माधव कंडली द्वारा रचित देवजित ग्रंथ की सही दिशा महापुरुष शंकरदेव ने 15वीं सदी में दी थी। उस समय उनकी कीर्तन घसा, माधव देव की नाम घसा और बरगीत जैसी रचनाएं सामने आई। उस समय शंकरदेव की कीर्तन घसा और माधव देव की नाम घसा और बरगीत जैसी रचनाएं सामने आई। आधुनिक साहित्य का जन्म 19वीं शताब्दी में मिशनरियों के संपर्क से हुआ और
असम प्रदेश में आधुनिक साहित्य का जन्म 19वीं शताब्दी में मिशनरियों के संपर्क में से ही हुआ और प्रसिद्ध लेखकों में हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाला, नलिनीबाला देवी, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, कमलेश्वर सलिहा, देवकांत बरुआ, लक्ष्मीधर शर्मा और हेमचंद्र बरुआ आदि के नाम लिए जा सकते हैं। और प्रसिद्ध लेखकों में से इन लेखकों का नाम लिया जा सकता है। यहाँ बोडो, बांग्ला, उड़िया, हिंदी और नेपाली आदि भाषाएं बोली और समझी जाती है। और असम प्रदेश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला, बोडो, उड़िया, हिंदी आदि, नेपाली आदि भाषाएं बोली जाती है। स्टूडेंट्स, आइए पेज 45। यदि आप गुवाहाटी से पूर्व की ओर डिब्रूगढ़ जाए तो अनेक मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कोई सुंदर टापू है। गुवाहाटी असम का प्रवेश द्वार है। यह जो टापू है उस पर उमानंद है। शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। कामाख्या देवी का मंदिर यहीं पर है नवग्रह का सबसे पुराना मंदिर। तो स्टूडेंट्स, क्या कहा है? गुवाहाटी असम का प्रवेश द्वार है। और गुवाहाटी से पूर्व की ओर डिब्रूगढ़ जाए तो अनेक मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कोई सुंदर टापू है। टापू का मतलब है द्वीप। कोई सुंदर द्वीप है। गुवाहाटी असम का प्रवेश द्वार है। यह जो टापू है उस पर उमानंद है। और गुवाहाटी प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर जो टापू है उस पर क्या है? उमानंद मंदिर है। शिवरात्रि को यह मेला लगता है। तो उमानंद एक शिव मंदिर है और शिवरात्रि के समय में यह शिवरात्रि का मेला लगता है। और कामाख्या देवी का मंदिर भी गुवाहाटी में है। और क्या मंदिर है? नवग्रह का सबसे पुराना मंदिर। नवग्रह का सबसे पुराना मंदिर भी गुवाहाटी में है। ब्रह्मपुत्र पर सूर्योदय का दृश्य बहुत ही रंगीन होता है। तेल साफ करने का कारखाना और चिड़ियाघर जैसे बहुत से दर्शनीय स्थान यहाँ पर है। तो लेखक ने क्या कहा है? ब्रह्मपुत्र पर सूर्योदय का दृश्य बहुत ही रंगीन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के पास खड़ा होकर सूर्य उदय का दृश्य देखना बहुत ही रंगीन होता है। और तेल साफ करने का कारखाना और चिड़ियाघर जैसे बहुत से दर्शनीय स्थान यहाँ पर है। गुवाहाटी में क्या है? तेल साफ करने वाला कारखाना, चिड़ियाघर का मतलब है जू, यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रसिद्ध नगर है नौगांव धान उत्पादन के लिए। और लेखक ने क्या कहा है? गुवाहाटी से अतिरिक्त दूसरे प्रसिद्ध नगर नौगांव धान उत्पादन के लिए विख्यात है। शिवसागर ऐतिहासिक स्थानों के लिए मतलब हिस्टोरिकल प्लेस। और नामरूप खाद के कारखाने के लिए नाहरकटिया डिब्रूगढ़ तेल और गैस के लिए। और नाहरकटिया डिब्रूगढ़ तेल और गैस के लिए। तिनसुकिया व्यापार के लिए। और तिनसुकिया किस लिए विख्यात है? प्रसिद्ध है व्यापार के लिए। डिब्रूगढ़ और जोरहाट संस्कृति और शिक्षा के केंद्र है। और डिब्रूगढ़ और जोरहाट नगर संस्कृति और शिक्षा के केंद्र है। लेकिन असम की यात्रा ब्रह्मपुत्र के बीच में बसे हुए माजुली द्वीप को देखे बिना पूरी नहीं हो सकती। और ब्रह्मपुत्र के बीच में बसे हुए माजुली द्वीप को देखे बिना असम प्रदेश की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। महापुरुष शंकरदेव द्वारा स्थापित वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य क्षेत्र है। और
महापुरुष शंकरदेव द्वारा स्थापित वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य क्षेत्र है। असम के संस्कृति का सच्चा रूप यहीं पर मिलता है और असम की संस्कृति का सच्चा रूप कहाँ पर मिलता है? माजुली पर। यहीं पर आप असमिया नाटक, नृत्य और संगीत से परिचय प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से आप असमिया नाटक और नृत्य संगीत की परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह तो आप लोग पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? असम में है माजुली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ का जो शब्दार्थ है आप लोग ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। और स्टूडेंट्स, यह पेज नंबर 47 में जो भाषा ज्ञान है, भाषा ज्ञान का प्रश्न 1, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे प्रत्यय का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धर्म जग इक, धार्मिक, रंग जग इक, इन, रंगीन। इसी प्रकार से इक और इन लगाकर पास नए शब्द बनाइए। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए पास नए शब्द इक और इन प्रत्यय लगाकर। और बाकी का जो प्रश्न उत्तर है वो हम आप लोगों को भेज देंगे, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा।